हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज का जो आपका क्लास है वो आपका सीटेट का जो 21 जनवरी को आपका हुआ है 2023 में एग्ज़ाम हुआ है ऑनलाइन, उसी का आपका मैथ का आपका सेट है। ठीक है, इस मैथ में आपको 30 सवाल जो है इसमें कंटेंट पार्ट से लेकर के पेडागोजी पार्ट भी इसमें शामिल है। इन सभी सवालों को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, देखिए जितने भी आपका ये मैं सेट करवा रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है कुछ सवाल जो है प्रीवियस ईयर के रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस सवाल अगर आप करके जाएंगे तो वो आपका कंफर्म रहेगा, आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आपका पहला सवाल 31 नंबर। इसमें दिया है कि एक किराने के दुकान का सामान का मूल्य सूची दिया हुआ है। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं तो वहाँ पे एक लिस्ट जारी रहता है, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो आप कितने का कौन सा सामान खाएंगे उसका एक तरफ रेट भी लिखा होता है और सामान भी लिखा होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ चना लिखा हुआ है, ये पर केजी दाम दिया हुआ है कितना 70 रुपये। फिर आपका काला चना का दिया हुआ है 90 रुपये पर केजी, गेहूं के आटा का दिया हुआ 45 रुपये पर केजी, पिसा हुआ धनिया जो है आपका 250 ग्राम देता है 40 रुपये में। फिर पीसी हुई मिर्च आपको 60 रुपये 250 ग्राम। एक पैकेट नमक का दाम यहाँ पे दिया हुआ है 25 रुपये और एक पैकेट बिस्किट का दाम यहाँ पे दिया है 20 रुपये। ठीक है, अब आगे सवाल को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि आशीष को 5 केजी चावल, अब देखिए चावल लेना है, चावल 5 केजी, तो 1 केजी का दाम आपका चावल का है 70 रुपये। ठीक है, 1 केजी का दाम 70 रुपये है, तो 5 केजी का कितना होगा, तो 5 गुना 70। ठीक है, 5 सत्ते 35, 350 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि 5 केजी गेहूं का आटा, तो 1 केजी गेहूं के आटे का दाम है 45 रुपये। ठीक है, तो 5 केजी गेहूं का आटा का कितना दाम हो जाएगा, तो 5 केजी के लिए 5 गुना 45, तो 25, 5 रुपये 20, 2 22, 225 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद है 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, तो धनिया यहाँ पे लेना है कितना 250 ग्राम 250 ग्राम। ठीक है, तो 250 ग्राम का दाम है आपका कितना, तो पिसा हुआ धनिया 250 ग्राम 40 रुपये, तो यहाँ पे 40 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद 250 ग्राम पीसी हुई मिर्च, तो पीसी हुई मिर्च यहाँ मिर्च का दाम यहाँ दिया है 250 ग्राम का कितना, पीसी हुई मिर्च का 60 रुपये, तो 60 रुपये लिखिए। ठीक है, ये आपका लिस्ट तैयार हो रहा है कि आप कितने सामान ले रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यह है 2 केजी काले चने, तो काले चने आपका कितने हो जाएंगे, चना कौन सा चना, तो काला चना यहाँ पे 2 केजी, तो 1 केजी का दाम है आपका काले चने का 90 रुपये, तो 2 केजी के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 180 रुपये। ठीक है, चलिए उसके बाद है शेष बचे हुए रुपए से वो बिस्कुट के पैकेट खरीदता है। यदि उसके पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये, तो वो कितने बिस्कुट के पैकेट जो है खरीद सकता है। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को लेने में कितने पैसे खर्च हुए हैं, तो टोटल यहाँ पे इसको ऐड करिए। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 8, 18, 18, 5, 23, 2, 23, 24, 25 का 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, इधर 5, 1, 6, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 855 रुपये जो है उनको इतना दुकान वाले को देना पड़ेगा, 855। उनके पास कितने पैसे हैं, 1000 के नोट है। ठीक है, तो 1000 के नोट है जिसमें से 855 रुपये अगर दुकान वाले को देना है तो वो क्या करेगा, 800 रुपये रख के फालतू आपको वापस कर देगा। जो आपका तो घटाइए 5, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ 1, 145 रुपये जो है ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपको वापस कर देगा। कहने का मतलब अब इतने पैसे में आपको बिस्कुट आपको चाहिए तो आप बिस्किट ले सकते हैं,
तो एक पैकेट बिस्किट का कीमत जो है यहाँ पे कितना है, 20 रुपये। तो 145 में कितने पैकेट होंगे, तो 20 से इसको काटिए, 0 से 0, जब इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14, ठीक है। तो ये कितने पैकेट हो जाएंगे, ये 145 है, 145 20 से काटिए तो ये हो जाएंगे 2 सत्ते 14, उसके बाद 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है। जब इसमें 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 7.25। अब देखिए पैकेट की जो संख्या होती है वो आपका जो है ये पॉइंट में तो नहीं आएगा, तो इसको लगभग हम लोग 7 पैकेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 पैकेट। इतना पैकेट जो है हम ले सकते हैं बिस्कुट के, ठीक है। तो 7 पैकेट कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। चलिए, ऐसा नहीं कि 8 पैकेट मार देंगे, 8 पैकेट नहीं देंगे क्योंकि ये 7.25 ही है, 9 पॉइंट कुछ रहता है तब उसको हम लोग 8 पैकेट लगभग मान सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ऐसे सवाल सब आपके सीटेट में बहुत पूछते हैं कि मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ। तो देखिए अब चारों के चारों ऑप्शन क्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे ऑप्शन को भी मिलाते जाइए, इसमें दूसरा कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अब उसके बाद दिया है कि पहला यहाँ पे कि दहाई का स्थान पर 2 का गुणज है। 2 का गुणज करने का मतलब है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इकाई स्थान क्या होता है, दहाई स्थान क्या होता है। तो इकाई स्थान का मतलब आप दाहिने साइड से पहला जो डिजिट आता है उसको इकाई बोलते हैं, दूसरा आता है दहाई बोलते हैं, तीसरा आता है उसको सैकड़ा बोलते हैं, फिर आगे जाता है हजार बोलते हैं, ठीक है। तो दहाई के स्थान पर अंक जो है 2 का गुणज है। 2 का गुणज करने का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से। तो देखिए इसका ये चारों का जो दहाई का अंक है ये आपका 2 का गुणज है कि नहीं। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौका 8 है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इकाई के स्थान पर अंक जो है 3 का गुणज है। अब जो यूनिट डिजिट पर है वो किसका मल्टीपल है, 3 का। देखिए 9 3 का भी है, 6 3 का है, 9 3 का है, 3 तो है। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों संख्याओं का योग जो है एक अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों के डिजिट को अगर जोड़ते हैं तो ये 15 आता है। 15 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, तो ये तो आपका हट जाएगा। 4 + 6 इसको जोड़ेंगे 10 आएगा। ये अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, एक और एक खुद से कटे। लेकिन ये जो 10 है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखिए 4 + 9 ये हो गया 13। अब 13 अभाज्य संख्या है तो है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 8 + 3 ये कितना होगा, 11। अब 11 भी आपका प्राइम नंबर, 13 भी आपका प्राइम नंबर। आप किसको आंसर दें, तो ये आगे पढ़िए, ठीक है। लिखा है जो 52 का एक गुणनखंड है, मतलब जो अब आपका जो सम हुआ है संख्या का अंकों का, तो ये जो है 52 का कोई फैक्टर होगा। अब बताइए 11 के टेबल में 52 आएगा कभी, नहीं आएगा। 13 के टेबल में आपका 52 आता है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 49। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए 33 नंबर देखिए, कहता है एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें दी हुई है। कहता है 80 किलोमीटर अगर जाते हैं और 8 घंटा के लिए अगर आप लेते हैं गाड़ी, तो आपको कितने रुपए किराया देना होंगे, 800 रुपये देना होंगे। क्लियर है। आगे है अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये, मतलब अगर 8 घंटा से ज़्यादा अगर गाड़ी यूज किए तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे चार्ज। उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, मतलब 80 किलोमीटर से ज़्यादा अगर यूज किए तो उसके लिए आपको 10 रुपये जो है देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो कहता है 250 किलोमीटर का सफ़र जो है ए से बी तक जो है सुनील ने किया। अब देखिए ए से बी तक की दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर, ठीक। और वह उसने जो है सुबह 7 बजे प्रस्थान किया, मतलब यात्रा के लिए कितने बजे निकला, सुबह के 7 बजे। तो 7 AM में निकला है, स्टार्ट किया है।
और पहुंचा कितने बजे है, तो शाम को 4 बजे, शाम 4 बजे जो है वो पहुंचा है। ठीक, तो कहता है कितनी राशि देनी पड़ेगी, अब उसको किराया कितना देना पड़ेगा गाड़ी का। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि वो 7 बजे स्टार्ट किया है और पहुंचा है अपने गंतव्य स्थान पे 4 बजे। तो ये जो खुलने का और पहुंचने का जो समय है, इन दोनों के बीच टाइम पीरियड कितने का है। तो देखिए 4 बजे में से हम लोग क्या करेंगे, 4 PM में से 7 AM को घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये तो डायरेक्ट घटने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 PM को 4 PM के बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं, 16 PM लिख सकते हैं, 16 PM। ठीक है, अब घटाइए इसको। ठीक है, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 और ये 9। कहने का मतलब इतना घंटा होगा, 9 घंटा लगेगा उसको। तो 9 घंटे जब लगेंगे, 9 घंटे लगेंगे, तो देखिए यहाँ पे 80 किलोमीटर तक जाने के लिए 800 रुपये, तो 800 रुपये तो किराया लगेगा। ठीक, और यहाँ 250 किलोमीटर जाना था, इसमें से 80 किलोमीटर के लिए 800 रुपये किराया तो लग गया। अब इसे घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 170। अब बच गया 170 किलोमीटर। तो एक्स्ट्रा जाने के लिए किलोमीटर में एक्स्ट्रा कितने चार्जेज है, तो 10 रुपये। तो इसमें 10 से गुना कर लीजिए, और प्लस आपको 8 घंटे के लिए ही तो था 800 रुपये, यहाँ 9 घंटे हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा 100 रुपये जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 800 प्लस 1700 प्लस 100। अब 17 और 100 1800 और 800 कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा कि नहीं। तो 2600 रुपये जो है उनको देना पड़ेगा सुनील को, ये पूरे गाड़ी का किराया हो जाएगा। ठीक है, तो 2600 रुपये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको लेना। अगला सवाल है, यहाँ पे दिया है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी। देखिए ऐसे सवाल तो हमेशा पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट, अब सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो 0.09 के 0.009 के 0.990। तो देखिए 9 से जो शुरू हो रहा है 0.990, ये सबसे बड़ा है। तो कहता है अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इससे छोटा कौन सा होगा, इससे छोटा कौन सा होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये तो लिख दिए। अब इससे छोटा तो 9.909। अब इससे छोटा कौन हो जाएगा, तो 9.099 कि 9.009, तो 0.0099। ठीक है, इसमें तीसरा ही पूछा है तो और 2 लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहे तो इसे लिखेंगे तो ये आएगा 9.09, फिर आ जाएगा 9.009। तो इसमें तीसरे स्थान पे कौन सा है आपका, 1 2 3, तीसरे स्थान पर 9.099। तो 9.099 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ऐसे सवाल तो सीटेट में एकदम कंफर्म है कि आते ही हैं, पूछा हुआ भी है, और हर एक बार ऐसे सवाल जो है रिपीट होते हैं। देखिए एक 4 अंकों की संख्या में 100वां स्थान 0 है। अब ऐसे सवालों को डायरेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं, उसको अलग से बनाते नहीं है कुछ। 100वें स्थान तो देखिए इकाई दाएं सैकड़ा, इकाई दाएं सैकड़ा, इकाई दाएं सैकड़ा, चौथा में तो है ही नहीं, लेकिन इन तीनों में सैकड़े के स्थान पे 0 है। अब उसके आगे है कि दहाई के स्थान पर का अंक इकाई के स्थान के अंक से 2 गुना है, इकाई के स्थान से 2 गुना है। तो देखिए 2 का 2 गुना क्या होना चाहिए, 4, यहाँ पे 3 गुना दिया है। ठीक है, यहाँ पे दहाई के अंक पर, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर के अंक से 2 गुना। अब देखिए 4 का ये 2 गुना है क्या, इकाई के स्थान पर के अंक से 2 गुना नहीं है। तीसरा ऑप्शन में देखेंगे तो 2 का 2 गुना 4 होता है, तो तीसरे ऑप्शन में आपका सही है।
फिर आगे पढ़ेंगे, जबकि 1000वें स्थान पर का अंक इकाई के स्थान पर के अंक से 3 गुना है। तो इकाई के स्थान पर से 1000वें अंक कितना है, 3 गुना है कि नहीं। अब ऐसे भी ये 3 ऑप्शन छट गए हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है, वही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, यहाँ दिया है कि दो अंकों वाली एक संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। तो देखिए संख्या अगर बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, 10x प्लस y। अब उलटने पर बनी संख्या, तो इसको नई संख्या भी बोलते हैं या उल्टी संख्या भी बोलते हैं, नई संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x और इसका सम कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा 11x प्लस 11y और ये दिया हुआ है कितना, तो ये 88 दिया है। अब देखिए 11 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई, तो इधर होगा 88। 11 से काटेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना, 8 बचेगा कि नहीं। अब इसमें बोला है कि ऐसी कितनी संख्या है जिसमें दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से बड़ा है, मतलब इसे जोड़ना है और 8 जब हम पूरेंगे तो 8 पूरने के लिए जो है इकाई के अंक से दहाई का अंक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 5 और 3, अगर x रखे 5 और y 3 रखे तो क्या होगा, इसको जोड़ने पर 5 3 8 हो जाएगा। फिर आप एक रखेंगे 7 और 1 रखेंगे तो भी 8 होगा। फिर उसके बाद 8 और 0 भी रखेंगे तो आपका 8 होगा। फिर इसके बाद 6 और 2 रखेंगे तो भी आपका 8 होगा। इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे 8 होगा। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या है जो इकाई के अंक छोड़ के दहाई वाला ज़्यादा हो इकाई वाला छोटा हो, तो ऐसा आप दूसरा कोई नहीं है। तो इसकी संख्या कितनी बनी, कितनी संख्या ऐसी है जिसके इकाई अंक से दहाई अंक ज़्यादा है और जोड़ने पर 8 होता है, तो ऐसी संख्या 4 है। ठीक है, तो 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसमें है 37 नंबर, कहता 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित करना है। अब देखिए ये आपका आयत है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। इसको 4 भागों में जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 होगा, ये आपका 4 होगा। ठीक, तो इन चारों का जो है प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा, मतलब एक छोटा भाग का, तो ये सभी तो बराबर है, तो एक छोटे भाग का कितना आपका इसका परिमाप होगा वो निकालना है। तो 2 × 4 + 5 यही होता है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 × लंबाई। अब 2 × 9, तो 9 गुना कितना होगा, 18 होगा। 18 इसमें है, ऑप्शन 3 आंसर। चलिए अगला सवाल है, ये आपका दिया है संख्या से रिलेटेड है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, सही कौन सा है, ये आपको बताना है। अब देखिए कहता है एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या आती है। तो देखिए अभाज्य संख्या आपका मान लिए कि कौन सा है, 2 है अभाज्य संख्या, और इसमें 3 जब जोड़ा जाएगा तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हमेशा क्या अभाज्य संख्या आती है, तो फिर अगर 3 है तो दूसरा कोई अभाज्य संख्या 5, तो ये तो 8 आ गया, तो हमेशा नहीं कर सकते हैं, तो ये भी कैंसिल। एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होता है क्या। अब इसी चीज को अगर गुणा कर दिया जाए, ठीक है, इसी को आपस में गुणा कर दिया जाए तो यहाँ 6 आता है, यहाँ पे 15 आता है। अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते। देखिए अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड तो होते हैं, जैसे 2 है तो इनके गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2 होंगे, क्योंकि 2 ही फैक्टर होता है। यहाँ बोला कि गुणनखंड होते ही नहीं है, ये गलत, 3 गलत है, तो चौथा तो वैसे भी सही हो जाना चाहिए। यहाँ लिखा है कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती है, मतलब अभाज्य संख्या इनफाइनाइट होती है, तो होती है, क्योंकि ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है,
इसमें है कि वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 आएगा, तो वो कौन सा है। देखिए 88 को भी अगर भाग किया जाता है किसी संख्या से तो रिमाइंडर आता है 3, और 160 को भी भाग किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 7। दोनों को घटा लीजिए। जब भी इस तरीके का सवाल हो, रिमाइंडर दिया हो अलग अलग, तो घटा लेंगे। ये होगा 85, ये होगा 3, 5, 1, ये दोनों को आपस में घटाइए। और जब भी इस तरीके का संख्या पूछे तो घटाने के बाद इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, ठीक है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, आपको 2-3 तरीके से भी एचसीएफ निकालने का ये मालूम है। एक तो ऐसे भी निकालते हैं। अब यहाँ कौन ऐसी संख्या रखेंगे कि दोनों कटे, तो 17 है। 17 × 5 = 85 और 17 से इसे काट दीजिए, ठीक है। 17 9। अब ये आपका फिर कोई संख्या नहीं है, मतलब एचसीएफ या वो संख्या कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक। तो 17 कहाँ है आपका दिया हुआ, 17 दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें आपका संख्या कौन सा हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये जब मतलब आप 17 से जो है 88 में भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आ गया, क्योंकि 17 × 5 = 85 तो 3 रिमाइंडर, 17 9 53 है तो इसमें भी आपका 7 रिमाइंडर, ठीक है। तो मतलब ये दोनों में भाग देना है और रिमाइंडर अलग अलग है, तो इसके लिए एचसीएफ होता है, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे तो वही आंसर होगा। अगला सवाल है, देखिए ये सिक्के वगैरह से रिलेटेड है। मान ली के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक। कितने सिक्के हैं मालूम नहीं, लेकिन 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की संख्या कुल कितनी है, 36 है, और राशि जो है 105 है, तो 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 2 रुपए के सिक्के जो है एक्स है और 5 रुपए के जो सिक्के हैं ये वाई है। तो दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएगा। आपका इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। उसके बाद जो है 2 रुपए के सिक्के जो है इसकी संख्या x है, तो 2x और 5y, ये कितना हो जाएगा, 105। अब आप कहेंगे कि ये क्या हमने लिखा है, तो देखिए ये 2 रुपए का सिक्का है, अगर 4 गो होगा तो 4 दूना कितना, 8 रुपए आपके पास आएंगे, मतलब गुना करते हैं। तो उसी तरह ये दोनों को आपस में गुना किए, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा रुपया पता चल जाएगा जो कि 105 है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो यहाँ इसमें हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर गुना कर रहे हैं, इसमें 1 से, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x + 2y = 36 गुना 72। इसको सॉल्व करेंंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3y और इधर आएगा आपका 33। इसको इससे डिवाइड करिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। और जब y 11 है, दोनों मिला के 36 है, तो x आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, एक 25 और एक 11, तो 11 और 25 किस में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर, कहता है 14.5 × 3 + 18 / 3 - 3 × 12.5। अब देखिए 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से 18। देखिए बोर्डमास से रिलेटेड ये सवाल है, और बोर्डमास कहता है कि पहले भाग दीजिए, तो 3 6 18 हो गया, कट गया। अब इसको इसमें गुना करते हैं, तो 3 × 5 = 15 का 5, 4 12 1 13 का 3 और 3 × 3 = 4, प्लस यहाँ 6 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 × 3, ठीक। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो 5.94, इसमें से माइनस करना है 37.5, माइनस करेंगे तो ये 0, ये 2 और ये कितना आ जाएगा, 12.2। कहने का मतलब 12 आएगा इसका आंसर। तो 12 किस में है आपका, ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है। ये सब आसान से सवाल है, आपको इत्मीनान से उसको सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल है, देखिए इसमें दिया है कि एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। मतलब जो जामुन है ये क्या है, 1/6 हिस्सा, 1/6 भाग है।
आधे वृक्ष यूकेलिप्टस का है, ठीक है, यूकेलिप्टस का वृक्ष जो है आधा हिस्सा है और बाकी पीपल के वृक्ष है। तो पीपल कितना है बाकी, तो शेष निकालने के लिए 1 - 1/6 - 1/2 करेंगे तभी तो ये पीपल का आपका निकल जाएगा। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 - 1 - 2 × 6, तो ये 4 घटेगा 6 में से, तो 2/6 होगा और इसको जब काटेंगे तो ये होगा 1/3, मतलब पीपल का हिस्सा 1/3 है। कहता है यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो जामुन के वृक्ष की संख्या कितना था यहाँ पे 1/6 और 1/6 का वैल्यू कितना है 6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 6 × 6 मतलब 36, तो टोटल जो हो गया 36 और उसमें पीपल का आपको निकालना है, तो पीपल कितना हो जाएगा 36 का कितना हिस्सा 1/3, इसको काटेंगे तो कितना होगा 12, तो 12 × 36 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके के जब भी हिस्से में अगर फ्रैक्शन में आए तो उसको एक में से घटा लेते हैं, एक में से घटाएंगे तो शेष पता चलेगा और शेष ही आपको बोला है पीपल का वृक्ष, तो पीपल का हिस्सा हो जाएगा 1/3, 1/6 का वैल्यू 6 है, तो अब यहाँ 1/3 निकाल लीजिए टोटल का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए आपका टाइम से ये क्वेश्चन है। टाइम से तो आपके सीटेट में 3-4 सवाल रहते ही हैं, ईवीएस में भी और मैथ्स में भी, ठीक है। कहता है कि एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 AM प्रस्थान करती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक, और अपने गंतव्य स्थान पर 2 सितंबर 2019 को ही पहुंची होगी, कितने बजे 17:37 PM, ठीक है। तो रेलगाड़ी जो है कुल यात्रा का समय इसमें बताना। अब देखिए 4:48 AM है, तो 4:48 सितंबर में जाएगा, ठीक, तो यहाँ कितने घंटे हो जाएंगे 24 घंटे। यहाँ 1 सितंबर है, 2 सितंबर अगर जाएगा 4 AM तो 24 घंटे प्लस। अब यहाँ 4:48 जो है, ठीक, 4:48 यहाँ सुबह तक अगर जाएगा 48, अब इसको यहाँ पे माइनस करिए तो यहाँ इसमें से तो माइनस होगा नहीं, तो ये इसको देगा 60 मिनट। अब ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 7, इसको थोड़ा सा ये होगा 7, 9। अब चलिए, तो ये 7 में से 8 नहीं जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। इधर 8 में से 4 जाएगा 4, और इसे घटाएंगे तो ये तो आपका 16 बच गया, तो 6 में से जैसे 16 बच गया तो 6 में से 4 जाएगा 2, 1, 12। कहने का मतलब 12 घंटा और 49 मिनट, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 36 घंटा 49 मिनट होगा। तो 36 घंटा 49 मिनट किस में है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो ये ऐसे बनाएंगे। अगर एग्जाम हॉल में आपको समझने में भी दिक्कत हो रहा है तो उसको क्या करिए 5-10 सवाल पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए, घड़ी को और घड़ी का ऑब्जर्वेशन करिए, घड़ी देखिए, दीवार वाला घड़ी देखिए, आपको अपने आप ये टाइम जो है अच्छे से समझने आने लगेगा। अब देखिए इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है और बताना इसमें कुछ नहीं है, बस असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अब इसमें देखिए यहाँ सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर ये सब दिया है, तो 50 मिलीमीटर है कि और 5500 सेंटीमीटर। तो देखिए 50 मीटर आपको सबसे पहले आएगा, तो 50 मीटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपका 3 ऑप्शन, पहला ऑप्शन पहले ही छट गया। उसके बाद आपको सेंटीमीटर के डेसीमीटर, तब डेसीमीटर तब सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटी दिया हुआ है इसलिए 2 भी छट गया, तो ऑप्शन आपका कौन बचता है 1 ही, ठीक। मतलब 50 मीटर, 500 डेसीमीटर, 30 सेंटीमीटर और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है
45 नंबर, एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप दिया गया है। आयत का रूप देने का मतलब क्या है, इस तरीके से बनाया गया है। तो इसका पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये कितना का बनाया गया है 270 सेंटीमीटर तार को ही मोड़ा गया है। तो इस तार का बराबर जो होगा इसका पैरामीटर होगा क्योंकि उसी को मोड़ा गया है। अब देखिए 2 से इसको काटिए, 2 का 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, तो एल प्लस बी, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई भी दी हुई है कितना 50, तो यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 135, तो एल कितना हो जाएगा, तो इसमें से 50 क्या करेंगे माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे 8 लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 85। ठीक है, अब 85 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है। तो यही आपसे पूछा था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ से जो है आपका पेडागोजी शुरू होता है। पेडागोजी जो होता है आप ढंग से अगर पढ़ लेंगे तो आपका एक बार में भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर एक बार भी अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो ये आपका एग्जाम में बहुत जो है आपका दिक्कत करने वाला है। देखिए कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, कुछ ने 35 को क्या लिखा 30 और 5, ठीक है 30 और 5, 305 लिख दिया। तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, आप टीचर है तो आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे कि ये आपका लिखा हुआ गलत है। ठीक, क्योंकि 35 लिखना है तो 30 और 5 आगे में नहीं लिखते ये तो 305 हो जाता है। तो देखिए यहाँ दिया है यह बताकर कि ये गलत है और उन्हें सही उत्तर कहने के लिए करेंगे, ये नहीं होता है खोजबीन पर आधारित। ठीक है, अब है श्याम पट पर सही उत्तर लिखकर। सही उत्तर अगर आप श्याम पट पर लिख देते हैं बोर्ड पे तो वो क्या होगा रटने वाला एक चीज हो जाएगा, जो कि आपको स्टूडेंट को रटवाना नहीं है। इनको अपनी कॉपी 10 बार सही से लिखने के लिए देकर कहेंगे नहीं, ये भी आप कर, जब 3 गलत है तो चौथा तो सही होगा ही। कहता है उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। कहने का मतलब है कि एक 35 ही नहीं 85, 75, 76 कितने भी बहुत सारी संख्या होती है, सभी को बदल बदल के उनको समझाया जाए और तब उनको सिखाया जाए। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगला सवाल है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में परिचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान होते हैं। मतलब चित्र वगैरह से हम लोग जो पढ़ाते हैं तो मानचित्र का अंकन होता है, बिना पैमाने वाला आलेख तो ये भी होता है, संकेतक प्रतीकों का आलेख तो ये भी होता है, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना तो ये नहीं होता है। तो ए बी सी आपका किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, राष्ट्रीय पठाचार्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों के गणित के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब प्राथमिक स्तर पर है तो सीधी सी बात है कि बच्चे को अवसर देना है, खोजबीन पे आधारित पढ़ाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से काम करवाना है। तो चौपर, ठीक है, तो टैलिंग ये तो होता है, समित भी होता है, अनुमान लगाना भी होता है, पूर्णांक नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है। तो देखिए मानकों का प्रयोग जो है ना संख्या वगैरह से रिलेटेड होता है। तो देखिए संख्या बोध भिन्न प्रतिरूप, तो आपका पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। ये आयतन वगैरह जो लिख दिया है स्थानीय मान चौपट ये सभी नहीं होते हैं। ठीक है, मानकों का प्रयोग जो है संख्या बोध और भिन्न और प्रतिरूप के लिए होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कहता है कि समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग है। आप देखिए कोई भी प्रॉब्लम है तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के सॉल्व करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जेंडर वाइज का सवाल है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, तो आप बहुत सारे शहरी पृष्ठभूमि से है, लेकिन ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि गांव के लोग आते हैं तो उनको गणित नहीं आता है, कठिन लगता है। तो बी भी आपका गलत। अध्यापक के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर।
देखिए ऑप्शन में केवल लगा रहे तो ये आपका सही होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट में केवल लगा रहे तो सीधा गलत कर दीजिए, क्योंकि केवल आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अगला सवाल है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम होती है। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो योजना में सर्वेक्षण वगैरह ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा उचित होता है, इसमें अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध कराना नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन को रट जाना वो आपका सही नहीं है। विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना था, आपका ऑप्शन 2 ही होगा। क्यों संचालन, प्रश्नोत्तरी वगैरह ये भी नहीं होता है, और सामूहिक थोड़ी चर्चा करके संचालन करना ये भी नहीं होता है। ठीक है, सर्वेक्षण संचालन ये ज़्यादा। अगला सवाल दिया है कि एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार जो है त्रिभुज के जैसा है। ठीक, मतलब एक जो समोसा है ये त्रिभुज के जैसा है, तो वह ज्यामितीय विवेचन में वेन हीले के अनुसार किस स्तर का है। अब आपको पता है वेन हीले के अनुसार 5 स्तर है, जिसमें अगर किसी चीज़ को किसी और चीज़ से, जैसे चंदा मामा को रोटी से रिलेट करके अगर हम समझते हैं कि रोटी जो है चंदा मामा की तरह दिखता है या चंदा मामा रोटी की तरह, तो ये जो होता है आपका विजुअलाइजेशन 0 लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्तर है, 0 है, क्योंकि समोसे को देख कर आप बता रहे हैं कि ये त्रिभुज के जैसा है रिलेट करके, तो ये होता है आपका पहला 0 स्तर। चलिए, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जाता है। ठीक है, तो संरचनात्मक गणित कक्षा कौन सी होगी। चलिए, अब गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करना, कंठस्थ आपका नेगेटिव वर्ड होता है, उसको छान दीजिए। केवल लिया है तो इसको भी क्या करेंगे, छान देंगे। आगे है यहाँ चौथा ऑप्शन में हतोत्साहित लिखा है, क्या स्टूडेंट लोगों को उसके लिए कंफ्यूज करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, नहीं, तो ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है फिर, तो वो सही हो जाएगा। और वो क्या है, तो विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान का महत्व पूर्ण स्रोत समझना कि कहाँ गलती हुई है, उसको कैसे ठीक करें, तो ये आपका सही होता है। अगला सवाल है, इसमें है कि गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कहता है गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, तो ये तो सही है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित है क्या, तो नहीं, गणित जो है संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि गणित जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हम अपने व्यवहार में भी लाते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी गणित का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। व्यवहारिक जीवन के अलावा आपका साइंस वगैरह में भी गणित यूज होता है, तो इसलिए अंक तक ही सीमित ये नहीं है। उसके बाद है गणित अमूर्तीकरण और रिडक्शन, तो ये सब तो आपका होगा ही। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिक स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है पूछा है। तो देखिए, भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकल्पना करना। ठीक है, तो विभिन्न शहरों को आप त्रिविम में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 चीज़ें बाहर दिखना, एक नहीं दिखना। ठीक, और ये जो शहर को आप ये करेंगे तो वो आपका 3D डायमेंशन में नहीं बनता है, इसलिए आपका नहीं पूछा है, तो ऑप्शन 1 ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये सभी सवाल क्या होता है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अगर लगाएंगे तो अपने आप उसका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। इत्मीनान से खाली पढ़ना है और उसको आंसर देना है। निम्नलिखित याद या समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तथा विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना। देखिए अवसर जो होता है पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये तो अवसर मिल रहा है तो सही बात है, लेकिन निगेटिव हमें ढूंढना है। कहता है क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रफल के अनुसार अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए सूत्र वगैरह क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। यहाँ कि एक गत्ते के डिब्बे का आयतन इतना है और इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो इसकी ऊंचाई होगी, मतलब ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं जब ये दिया है। तो ये तो आपका जो है मुक्त अंत वाले प्रश्न है या नहीं है, तो ये आपका नहीं है।
एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई कितनी है और ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है, तो डिब्बे का आयतन इतना मीटर है, तो इसकी चौड़ाई लंबाई, तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जो नहीं निकलेगा वही इसका आंसर होगा। अब देखिए, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। अब देखिए, क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है, तो आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा 480, लंबाई गुना चौड़ाई आप पता कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रम में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तथा गुणन का पठन योग की अवधारणा पर हुआ है, एकदम सही बात है, क्योंकि जो हम लोग गुना करते हैं, जैसे 2 + 2 + 2 + 2, 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो भी हमारा 8 आएगा, या 2 को सीधा 4 से जितना बार लिखे हैं उतना से गुना कर दिया जाए तो भी 8 आएगा। कहता है कि मतलब जोड़ के जो शॉर्टकट प्रक्रिया होता है उसे ही हम लोग गुना करते हैं, तो सही है। भाग का एक गठन व्याकरण की अवधारणा पर आधारित है, तो ये भी सही है। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित है, तो जितने भी आपका प्राकृतिक संख्याएं होती है वो सभी क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, तो इसलिए भी सही। भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। अब फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो इसमें कौन सा होगा। भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणा का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, नहीं है तो नहीं ही होगा। ठीक है, ऑप्शन प्राथमिक स्तर पर केवल आधे तक, केवल है तो वैसे भी काट दीजिए। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित करना, तो यही है, विभिन्न स्थितियों में अगर आप उसको प्रदर्शित करते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, अगला सवाल है आपका कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वांछनीय नहीं है, नहीं है पूछा है। तो देखिए, अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, तो ये तो सही बात है, उसके आकलन पर महत्व देंगे। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, मतलब हूबहू एक ही जैसे पैटर्न को आप अपनाएंगे क्या, तो एक ही जैसे पैटर्न को अपनाने का मतलब है कि आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, तो ये आपका निगेटिव वाली बातें हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के संदर्भ में आजकल को संवेदनशील होना चाहिए, तो ये तो सही है। यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए, तो ये भी सही बात है। एक नेगेटिव कौन सा था, तो बस दूसरा ऑप्शन। क्लियर है। तो ये था आज के आपके 30 सवाल, जिसमें कंटेंट पार्ट और पेडागोजी पार्ट दोनों थे। ठीक है, तो सारे एनालिसिस आप लोगों को देखने हैं, उसको बनाने भी है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके सवाल आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।